बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स। से जिस तरह सेकंड ईयर का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ रहे तो इसको हमने जारी किया है। आज हम इसका नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, हर पॉइंट इसका डिस्कस करेंगे। मतलब जो भी, अगर आप सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसको हम क्या करेंगे, कम्प्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे। कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी हर कम्प्लेक्स पॉइंट डिस्कस करेंगे, और सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए फिर और अच्छा लेक्चर होगा। तो दोनों के लिए ही 100% क्या होगा, सही होगा। तो अगर आप काइंडली चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दें ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर किस चीज़ के बारे में होगा? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने क्या करना है? कैपेसिटेंस फाइंड करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। सही है। कैपेसिटेंस मैंने सिंपल बता दिया, किसी भी कैपेसिटर की वो एबिलिटी जो चार्ज को स्टोर करे। सही, उसको हम क्या नाम देते थे? कैपेसिटेंस। अब हमने किस कैपेसिटेंस फाइंड करना है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। सही है, ये हमारा टॉपिक है कि हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेना है और उसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है। सही है, ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सही है, ये हमारे साथ क्या है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दो प्लेट है उसके। सही है, दो प्लेट, दोनों प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट है, एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज। दोनों जो प्लेट्स है वो एक दूसरे के साथ क्या है? पैरेलल है। तो इसलिए हम क्या नाम दे रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट है और दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, और ये क्या है? एक कैपेसिटर है। तो हमने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है। और ये फार्मूला हमने पढ़ा था इससे पिछले लेक्चर में कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज, और नीचे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ये फार्मूला हमने पढ़ लिया था कैपेसिटेंस का पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि इन द एब्सेंस, अगर हम अब क्या करेंगे, जो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने लिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बिटवीन मीडियम नहीं रखेंगे, इसके बिटवीन क्या करेंगे, सिर्फ एक फ्री स्पेस इमेजिन कर। मतलब जो पैरेलल दो प्लेट्स है ना, उसके दरमियान फ्री स्पेस होगा, वैक्यूम होगा, कुछ भी मौजूद नहीं होगा, कोई भी मीडियम हम यूज़ नहीं करेंगे। और फिर सेकंड केस में हम क्या करेंगे, इसके जो दो पैरेलल प्लेट है इसके दरमियान हम क्या करेंगे, एक मीडियम रखेंगे, फिर उसके लिए भी अलग डेरिवेशन करेंगे, मतलब फार्मूला ड्राइव करेंगे, एक रिलेशन ड्राइव करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले केस में हम क्या करेंगे, जो पैरेलल प्लेट है ना, कैपेसिटर हमने लिया हुआ है, इसके दरमियान क्या है, इसके दरमियान हम कोई भी चीज़ में, मतलब डाई इलेक्ट्रिक, मतलब कोई भी मीडियम यूज़ नहीं कर रहे हैं। सही है, तो मैंने क्या लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम। अगर आप इन दो पैरेलल प्लेट के, जो दो पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर के, अगर आप इसके दरमियान कोई भी मीडियम यूज़ नहीं करेंगे तब क्या होगा? याद रखना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर आपने पढ़ा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे साथ क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर एरिया मतलब किसी भी एरिया में चार्ज की तादाद को बताना, इसको क्या है? सिंपल चार्ज डेंसिटी। कि किसी भी एरिया में चार्ज कितने पर यूनिट, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब किसी भी यूनिट एरिया में चार्ज की तादाद क्या है, हम इसको क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसी भी एरिया में चार्ज की तादाद कितना है तो इसको हम क्या नाम देते थे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। जिस तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, ये क्या है? एक एरिया है, इस एरिया में चार्ज की तादाद को बताना, पर यूनिट एरिया में चार्ज की तादाद को बताना, इसको हम क्या नाम देते थे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। आसान लफ्जों में एरिया में चार्ज की तादाद को बताना, इसको, ये किसका काम है? सरफेस। इसको हम क्या नाम देते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सही है, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अगर आपने क्या करना हो, ये हमारे साथ क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल है? चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इसके बाद जो कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, ये पहला फार्मूला था हमने ड्राइव किया था कैपेसिटर के लिए, और वो कैपेसिटर जो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसके दरमियान हमने क्या था? कोई भी चीज़ यूज़ नहीं किया था। उस जो प्लेट के दरमियान था क्या था? वैक्यूम था। पहले ही लेक्चर में हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या था? वैक्यूम के लिए उस टाइम हम क्या कर रहे थे? कोई भी मीडियम यूज़ नहीं कर रहे थे। जो कैपेसिटर के दो पैरेलल प्लेट के दरमियान हम कोई भी मीडियम यूज़ नहीं कर रहे थे, तो इसलिए कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, मैंने सिंपल इसके साथ क्या लिख लिया? वैक्यूम डिवाइडेड इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ये चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया जो सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसी तरह कैपेसिटेंस इन वैक्यूम इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। इससे पहले अगर आपने गाउस लॉ की एप्लीकेशन पढ़े थे, वहाँ पर मैंने जो दो पैरेलल प्लेट के दरमियान, दो पैरेलल इनफाइनाइट प्लेट थे, अपोजिटली चार्ज प्लेट थे, उसके दरमियान मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड किया था। गाउस लॉ को यूज़ करते हुए मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड किया था, और वहाँ पर हमारे साथ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो फार्मूला आया था, रिलेशन आया था, क्या आया था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये रिलेशन आया था। ये रिलेशन अभी आगे हमें काम देगा, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है पुट इन इक्वेशन 3।
अब यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया या चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन 3 में क्या करूँगा, इस सरफेस चार्ज, यहाँ पर क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो यहाँ पर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह क्या पुट करूँगा, उसका वैल्यू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मैंने सिंपल इस जो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल है, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। पर आपको नजर भी आ रहा है चार्ज पर यूनिट एरिया और नीचे एब्सोल्यूट परमिटिविटी, उसी तरह मैंने लिख लिया। अब इसे पिछले लेक्चर मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आपको पढ़ाया था। इसी पोटेंशियल ग्रेडियंट वहाँ पर क्या आ रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट पर मैंने बहुत ही डिटेल से लेक्चर दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो काइंडली वो देखे। मैंने हर पॉइंट पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड क्या किया था, डिस्कस किया था। तो वहाँ पर मैंने ये फार्मूला ड्राइव किया था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने इक्वेशन 4 का नाम दिया और इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दिया। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करूंगा। मैं एक नया रिलेशन ड्राइव करूंगा, कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम। अब मैं इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करूंगा। इक्वेशन 3 हमारे साथ ये है और इक्वेशन 4 हमारे साथ, ये हमारे साथ इक्वेशन 4 है और ये इक्वेशन 3 है। अब आपको नजर भी आ रहा है कि दोनों का जो लेफ्ट साइड है, इस साइड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है, इसका इस साइड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है। दोनों का जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेफ्ट साइड अगर इक्वल है, इस साइड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है इक्वेशन 3 का, इसी तरह इक्वेशन 4 का भी इस साइड पे क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो हम राइट साइड को भी क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इसलिए मैंने लिख लिया Q डिवाइडेड बाई एरिया मल्टीप्लाई बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इक्वेशन 3 का जो राइट साइड है वो ये है, इक्वेशन 4 का राइट साइड क्या है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। सही है। अब मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, मैंने लिखा है रीअरेंज, मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा। सही है, मेरे साथ फार्मूला आएगा कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम। मैं इसको सिंपल रीअरेंज करूंगा। यहाँ पर ये पोटेंशियल है ना, ये V, ये मैं इसको इसके प्लेस क्या करूंगा, ये भी यहाँ पर डिवाइड होगा। सही, इस पोटेंशियल को मैं क्या करूंगा, इस चार्ज के नीचे डिवाइड करूंगा और ये जो एरिया मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये कि मैं क्या करूंगा, वहाँ पर ऊपर ले जाऊंगा। यहाँ पर सिंपल इन दोनों के प्लेस को क्या करूंगा, चेंज करूंगा। तो इसलिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज के नीचे डिवाइड किया और यहाँ पर एरिया और एब्सोल्यूट परमिटिविटी को मैंने ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। तो इसलिए एरिया मैंने सिंपल जगह चेंज किया। तो आपको नजर भी आ रहा है कि चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल, चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल ये किसके इक्वल है। अभी मैंने आपको बताया कि चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ये किसके इक्वल है, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल कैपेसिटेंस के इक्वल है या नहीं। यहाँ पर आप भी सिंपल वैक्यूम लिख लेना, ये किसके लिए, वैक्यूम के लिए। चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल किसके इक्वल है, वैक्यूम। तो इसलिए मैं चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल की जगह लिख सकता हूँ ना, C वैक्यूम, कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम इज इक्वल टू, उसी तरह मैंने ये लिख लिया एरिया एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो हमारे साथ एक नया फार्मूला आ गया है कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम। जब आप एक कैपेसिटेंस लोगे, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस लोगे जिसमें 2 पैरेलल प्लेट होंगे। सही है। अगर आप उस पैरेलल प्लेट के दरमियान कोई भी मीडियम यूज़ नहीं करोगे, क्या कोई भी मीडियम, मतलब यहाँ पर क्या होगा, वैक्यूम होगा या फ्री स्पेस होगा। तो तब फार्मूला आपने क्या यूज़ करना है, कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। सही है। तो ये फार्मूला फिर आप क्या करोगे, यूज़ करोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन में हमारे साथ एरिया भी आ रहा है, डिस्टेंस भी आ रहा है, जबकि इस रिलेशन में सिर्फ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस रेशियो है। यहाँ पर भी आप कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं वैक्यूम का, मगर यहाँ पर सिर्फ क्या है, चार्ज टू पोटेंशियल रेशियो। मगर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि अगर आपने कैपेसिटेंस इन वैक्यूम फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर आपके साथ एरिया भी आ रहा है, डिस्टेंस भी आ रहा है और साथ में जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी कांस्टेंट वैल्यू है वो भी आ रही है। तो इसलिए इस रिलेशन में अगर आपने एरिया 2 प्लेट के दरमियान फाइंड करना है, अगर आपने 2 प्लेट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये आप सब इस इक्वेशन से क्या करें, इस क्वेश्चन को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को अपने ज़हन में रखना है। अब अगर मैंने क्या करना है, इन 2 प्लेट के दरमियान अगर मैं क्या करूं, कोई भी मीडियम यहाँ पर प्लेस करूं। सही है, कोई भी मीडियम मैंने क्या किया, यहाँ पर प्लेस किया, मैंने यहाँ पर एक मीडियम प्लेस किया। सही, और इस मीडियम को हम क्या नाम देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। डाई इलेक्ट्रिक के दरमियान क्या पुट किया, एक मीडियम रखा। इलेक्ट्रिक मीडियम भी एक इंसुलेटर की तरह है, मगर इंसुलेटर से बिल्कुल इसका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। अब अगर आप डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यूज करेंगे इन 2 पैरेलल प्लेट के दरमियान, तब आपके साथ अगर आपने कैपेसिटेंस फाइंड करना है ना, तो तब फार्मूला क्या बनेगा, सिंपल इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। सही, इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, फिर उसी तरह कैपेसिटेंस इन ए मीडियम। या फिर मैं क्या लिख रहा था, कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम। अब मैं सिंपल कैपेसिटेंस के साथ क्या लिखूंगा, कैपेसिटेंस इन अ मीडियम इज इक्वल टू एरिया, उसी तरह एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ई नोट हमारे साथ क्या था, एक वैक्यूम के। अब यहाँ पर मैंने सिंपल क्या पुट करूंगा, ई नोट के साथ, जो ई नोट के साथ मैं सिंपल क्या पुट करूंगा, ई एम। ई एम का मतलब क्या है,
एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ई एम का मतलब क्या है, मैंने जीरो मिटा लिया, एम लिख लिया, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सही है। तो इसलिए याद रखना परमिटिविटी ई ऑफ मीडियम, याद रखना परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसके इक्वल होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी। याद रखना ई मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसके इक्वल होता है, याद रखना परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसके इक्वल होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसलिए कैपेसिटेंस इन मीडियम इज इक्वल टू एरिया। अब मैं इस ई मीडियम मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिख लिया एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अगर आप इसे कंफ्यूज हो रहे कि एब्सोल्यूट मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी, ये मैंने खुला में आपको डिटेल से पढ़ाया भी था, सही है। अगर आप सिंपल मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ ना, एक तरीका बता रहा हूँ, जिधर भी मीडियम आ जाए ना, अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अगर मीडियम आ गया ना तो आपने सिंपल एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ सिंपल क्या आ रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी। हर केस में ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, पोटेंशियल जो भी चीज़ हर चीज़ फाइंड करोगे। अगर आप पहले वैक्यूम में फाइंड कर रहे थे तो सिंपल क्या आएगा वहाँ पर उस इक्वेशन में एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अगर आपने वहाँ पर उसको पहले मीडियम यूज़ नहीं कर रहे थे, बाद में अगर आपने मीडियम यूज़ किया, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हो, अगर पहले मीडियम नहीं था, बाद में आपने उसको मीडियम यूज़ किया, किसी भी मीडियम में रख लिया, तो सिंपल वहाँ पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ क्या आएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसी तरह पहले कैपेसिटर के प्लेट के दरमियान वैक्यूम था, अब मीडियम आ गया, तो सिंपल एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ सिंपल आपने क्या मल्टीप्लाई करना है, रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, मतलब आपने जो ये पहले वैक्यूम था, वैक्यूम ई नोट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू क्या है, 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। ये किसकी वैल्यू थी, किसकी वैल्यू है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू ई नोट। जबकि ये ई आर हमारे साथ क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। जो आपके बुक में गिवन है वो सारे रिलेटिव परमिटिविटी, किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब हम इस जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी या वैक्यूम की जो परमिटिविटी वो इससे क्या करते हैं, कंपेयर करके निकालते हैं। मतलब वहाँ पर गिवन है कि प्लास्टिक की, लेट सपोज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि प्लास्टिक की या रबर की, एल्यूमिनियम की, किसी भी की जो रिलेटिव परमिटिविटी वो ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, ई आर उसकी क्या है, ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, ट्रू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करेंगे। एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू क्या है, 8.85 10⁻⁻12। जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, उस मीडियम का परमिटिविटी होगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ये है, हम उसको जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, बाद में उसको उसके साथ जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है उसके साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर का मतलब क्या है, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में जो आंसर आता है वो क्या बनता है, उसका उस मीडियम की परमिटिविटी होती है। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ कि वाटर का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या है, 78। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या है, मतलब उसका रिलेटिव परमिटिविटी 78। अब मैं क्या करूँगा, उसका जो परमिटिविटी अगर मैंने फाइंड करना है से वाटर का, तो ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। ये उस मीडियम की वाटर की परमिटिविटी नहीं, ये रिलेटिव परमिटिविटी। तो मैं 78 को एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ मल्टीप्लाई करके बाद में जो आंसर आएगा, तो ये वाटर जो मीडियम में यूज़ कर रहा हूँ उसकी क्या बन जाएगी, परमिटिविटी। तो इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या है, हम उसको ई नोट एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करके निकालते हैं, बाद में जो आंसर आता है वो हमारे साथ उस मीडियम की परमिटिविटी होती है। तो यहाँ तक आपको ये बात तो क्या हो गया, समझ आ गया, सही है। अब मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, इस इक्वेशन से एक और रिजल्ट निकालूंगा। किस तरह आपको नजर भी आ रहा है कि एरिया एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस नहीं सॉरी, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ये क्या है, इस ये पूरा जो हमारे साथ आ रहा है ये किसके इक्वल था, आपको नजर भी आ रहा है कि एरिया एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये सी वैक्यूम मतलब कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम बाकी रिलेटिव परमिटिविटी उसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसलिए हमारे साथ एक नया इक्वेशन आ गया, सही, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव कैपेसिटेंस इन मीडियम इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इन वैक्यूम मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी। याद रखना हर मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 1 से ग्रेटर होती है, मगर एक्सेप्ट फॉर वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या है, फ्री स्पेस या एयर, सही है, फ्री स्पेस या एयर। अगर इस दोनों प्लेट के दरमियान फ्री स्पेस था या एयर था, तब रिलेटिव परमिटिविटी 1 से क्या होगी, ग्रेटर होगी, 1 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो इसलिए हर मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 1 से ग्रेटर होती है, मगर एक्सेप्ट वो एयर या फ्री स्पेस। एयर या फ्री स्पेस तो इसको हम मीडियम मानते ही नहीं, वो तो वैक्यूम है, सही है। तो यहाँ पर आपको अगर आपने रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करना है तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू सिंपल कैपेसिटेंस इन अ मीडियम, ये जो कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम ये नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम।
सही है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, वो कैपेसिटेंस इन अ मीडियम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम का क्या है, रेशियो है। तो कैपेसिटेंस इन अ मीडियम और कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम, इन दोनों का क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, इन दोनों का क्या है, रेशियो है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, कैपेसिटेंस, द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन अ मीडियम टू द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इन दोनों का क्या है, रेशियो, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन अ मीडियम टू कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम। अगर आपने यहाँ तक नोट किया तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, इसलिए इसके फिर हम और कम्प्लेक्स पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मैं साइड पे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम कैपेसिटेंस इन अ मीडियम और कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम दोनों के लिए हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था। अब उस फार्मूले को हम क्या करेंगे, उससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उसको हम क्या करेंगे, उस फार्मूले को अभी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उस फार्मूले से हमें क्या रिलेशन, मतलब हमें क्या समझ आ रहा है। हमने अभी क्या पढ़ा कि कैपेसिटेंस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी, उस फार्मूले को मैं वापस लिख रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ सी, कैपेसिटेंस इन अ मीडियम में एम लिख रहा हूँ इज इक्वल टू ए एब्सोल्यूट परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब इस फार्मूले से हमें ये नज़र आ रहा है कि कैपेसिटेंस एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस ER मतलब रिलेटिव परमिटिविटी पर भी डिपेंड कर रहा है, मीडियम पर भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन, किस चीज़ पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। ऐसे यहाँ पर मैंने लिख लिया एरिया ऑफ द प्लेट्स। एरिया कैपेसिटेंस का एरिया पर डिपेंड करता है, उसके साथ रिलेशन क्या है, कैपेसिटेंस एरिया पर डिपेंड करता है, उसके साथ उसका रिलेशन क्या है। याद रखना कैपेसिटेंस और एरिया दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपने किसी भी कैपेसिटर का एरिया को बढ़ा दिया ना, आपने कैपेसिटर की एरिया को बढ़ा दिया ना, तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या है, अगर आपने एक क्वांटिटी को बढ़ा दिया तो दूसरा क्वांटिटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो अगर आपने कैपेसिटेंस के एरिया को क्या किया, जो कैपेसिटेंस जो प्लेट है उसके एरिया को आपने क्या किया, कम किया, तो तब कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही है। तो इसलिए कैपेसिटेंस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, के प्लेट्स के एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर आपने एरिया ऑफ द प्लेट्स किसी भी कैपेसिटर का बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाए। अगर आपने एरिया ऑफ द प्लेट को क्या किया, डिक्रीज किया, कम किया, तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, कम किया, कम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, जो दो प्लेट के दरमियान डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, ये क्या है, दो प्लेट से कैपेसिटर, एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के दरमियान जो आपने दोनों को क्या है, एक डिस्टेंस डी से क्या क्या अलग किया। तो ये सेपरेशन पर भी डिपेंड करके आपने दोनों प्लेट को कितना डिस्टेंस के दरमियान उन दोनों के दरमियान सेपरेशन किया है। तो इसलिए सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। याद रखना कैपेसिटेंस का डिस्टेंस के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं कैपेसिटर, ये क्या हमारे साथ है, कैपेसिटर से, सही है। मैंने जनरली एक कैपेसिटर उसको बैटरी के साथ अटैच किया है यहाँ पर, सही है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि कैपेसिटेंस का डिस्टेंस के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। अगर आपने दो प्लेट के दरमियान डिस्टेंस को क्या किया था, कम किया, प्लेट को करीब ले आओगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, मतलब आपने डिस्टेंस को कम किया तो कैपेसिटेंस, सॉरी आपने डिस्टेंस को दो प्लेट पहले क्या थे, दूर दूर, अपने उस प्लेट को क्या किया, करीब ले आए, दोनों के दरमियान डिस्टेंस मतलब सेपरेशन को क्या किया, कम किया, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सी जिस तरह यहाँ पर अगर आपने दोनों प्लेट को क्या किया, उनके दरमियान सेपरेशन को क्या किया, बढ़ा दिया। आप उन दोनों प्लेट पहले सेपरेशन कम था, अपने उन दो प्लेट के दरमियान जो कैपेसिटर के दो प्लेट्स है ना, अगर आपने उस दोनों प्लेट के दरमियान सेपरेशन को बढ़ा दिया, अगर आपने सेपरेशन को बढ़ा दिया मगर मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपने दो प्लेट के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो वहाँ पर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है, अगर आपने एक वेरिएबल को बढ़ा दिया तो दूसरा वेरिएबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपने जो दो प्लेट है उनके दरमियान डिस्टेंस को कम किया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपने डिस्टेंस को बढ़ा दिया दो प्लेट के दरमियान, मतलब पहले प्लेट करीब थी, आपने आप क्या किया, प्लेट को दूर ले गए, डिस्टेंस आपने दो प्लेट के दरमियान क्या किया, बढ़ा दिया, डिस्टेंस बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए रिलेशन भी बता रहा हूँ। मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, याद रखना मीडियम पर भी डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटेंस इन अ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब अगर आपने दो प्लेट के दरमियान एक मीडियम यूज़ किया ना तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किस तरह, मैंने आपको एक रिलेशन अभी बता दिया कि कैपेसिटेंस इन अ मीडियम is equal to capacitance in a vacuum multiplied by ER relative permittivity, सही है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मीडियम की आने से किस तरह
कैपेसिटेंस मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। जब आप दो प्लेट के दरमियान मीडियम यूज़ करोगे ना तो कैपेसिटेंस किस तरह बढ़ जाता है। तो ये फार्मूला मैंने अभी आपके लिए यहाँ पर लिख लिया। लेट्स सपोज मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मीडियम है ना, उस वैक्यूम में कोई भी जो कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम हमारे साथ क्या आ रहा है, उसका आंसर क्या आ रहा है। लेट्स सपोज मैंने कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम पॉइंट किया, कुछ भी, मेरे साथ आंसर क्या आ रहा है 20। कैपेसिटेंस इन वैक्यूम क्या था 20 है। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे गिवन है कि आपने फाइंड करना है कैपेसिटेंस इन मीडियम। कैपेसिटेंस इन मीडियम मैंने क्या करना है, फाइंड करना है। और मुझे गिवन क्या है कि कैपेसिटेंस इन वैक्यूम के किसी भी वैक्यूम का जो कैपेसिटेंस है वो क्या है 20। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, वहाँ पर जो मीडियम यूज़ हो रहा है ना, वहाँ पर जो मीडियम यूज़ हो रहा है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी में लेट सपोज कुछ भी सपोज करता हूँ 2, मैंने क्या सपोज कर लिया 2 यू सपोज कर लिया। तो जब मैं 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 40। अब आपको नज़र भी आ रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी की आने से मतलब मीडियम के आने से कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम क्या हो गया, बढ़ गया यानी। तो इसका आंसर क्या आ गया, कैपेसिटेंस इन मीडियम क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ गया 40। पहले क्या था, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम क्या था 20 था यानी। अब मैंने क्या किया, वहाँ पर प्लेट के दरमियान क्या यूज़ किया, मीडियम यूज़ किया। जब प्लेट के दरमियान में मीडियम यूज़ करूँगा ना तो उसका कुछ ना कुछ रिलेटिव परमिटिविटी होगा यानी। तो इसलिए जब मैं कैपेसिटेंस इन वैक्यूम को रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करूँगा तो कैपेसिटेंस इन मीडियम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए उस मीडियम की आने से कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ता है। सही है, मीडियम की आने से कैपेसिटेंस बढ़ता है। तो इसलिए जब आप मीडियम यूज़ करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सही है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कि कैपेसिटेंस किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस याद रखना, चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करेगा, थिकनेस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ किस तरह। लेट्स सपोज चार्ज पर मैंने आपको एक फार्मूला अभी ड्राइव किया था कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। अब इस फार्मूले में हालांकि चार्ज और पोटेंशियल आ रहा है, कैपेसिटेंस को इस पर चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड करना चाहिए, मगर वो कैपेसिटेंस इन दोनों पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों डिपेंड नहीं कर रहा है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। सही है। अगर आपने चार्ज मतलब कैपेसिटर के प्लेट पर आपने चार्ज बढ़ा दिया ना तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपने चार्ज को कम किया कैपेसिटर के प्लेट पर तो वहाँ पर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कम। मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। अगर लेट सपोज आपने चार्ज को क्या किया 2 कूलम कर दिया, सही है, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा 2 वोल्ट। अगर आपने चार्ज को 4 कूलम कर दिया तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा 4 वोल्ट। मतलब एक चीज़ को आपने बढ़ा दिया तो दूसरा चीज़ भी बढ़ जाएगा। अगर आपने लेट सपोज चार्ज को 1 कूलम कर दिया, चार्ज को कम कर दिया तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा 1 वोल्ट, पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा कम। इन दोनों के दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसलिए कैपेसिटेंस इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता। किस तरह, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी। उसी तरह कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। मैं आपको कह रहा हूँ मैंने क्या किया, चार्ज को डबल किया। मैंने आपको बता दिया कि मैं अब इस तरह से क्या है, कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ कैपेसिटेंस किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, चार्ज, पोटेंशियल और थिकनेस पर। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, वो आपसे पूछता है कि जब आपको ये फार्मूला अपने जेन में रखा है ना तो आपने ये फार्मूला जेन में भी रखना है। मैं आपसे पूछूँ कि अगर मैं चार्ज को क्या करूँ, चार्ज को डबल कर दूँ। चार्ज को मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सही है, डबल। अगर मैंने चार्ज को क्या किया, लेट सपोज चार्ज को मैंने क्या किया, डबल किया, डबल चार्ज को मैंने डबल किया। मैं आपसे पूछूं कैपेसिटेंस क्या होगा, मैं यहाँ पर ऑप्शन भी दे रहा हूँ। ऑप्शन ए सेम, ऑप्शन बी डबल, ऑप्शन सी बोथ, डी कोई भी नहीं मतलब नन। मैंने क्या किया, चार्ज को डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा यानी। हालांकि कैपेसिटेंस और चार्ज दोनों आमने सामने, डायरेक्ट रिलेशन भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कैपेसिटेंस और चार्ज में डायरेक्ट रिलेशन आपको नज़र आ रहा है। मैंने चार्ज को डबल किया। याद रखना, चार्ज का डबल होने का मतलब ये है ना, चार्ज का डबल होने का मतलब क्या है कि आपने चार्ज को क्या किया, 2 गुना बढ़ा दिया। ठीक है, चार्ज को 2 गुना बढ़ा दिया, मगर आपने एक और चीज़ को इग्नोर कर दिया। मैंने आपको बता दिया जब मैं चार्ज और पोटेंशियल के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं चार्ज को बढ़ा दूंगा 2 गुना तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 2v से क्या बन जाएगा 2v। तो वी के साथ कैंसिल, कैपेसिटेंस एंड वैक्यूम वापस क्या रिमेन सेम रहेगा। कैपेसिटेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस
चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता। आपसे इसी तरह भी पूछा जा सकता है कि अगर मैं पोटेंशियल को डबल कर दूँ, चार्ज के बजाय क्या पोटेंशियल को मैं क्या करूँ, डबल करूँ। अगर आपने पोटेंशियल को डबल कर दिया तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। फिर भी कैपेसिटेंस क्या हो रहेगा, सेम रहेगा। कैपेसिटेंस इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता। हालांकि कैपेसिटेंस के फार्मूले में चार्ज भी आ रहा है और पोटेंशियल भी आ रहा है, क्योंकि अगर आपने चार्ज को डबल किया तो पोटेंशियल की भी क्या हो जाता है, डबल, तो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं, कैपेसिटेंस रिमेन सेम होता है। अगर आपने चार्ज को कम किया तो पोटेंशियल भी कम होता है और कैपेसिटेंस रिमेन सेम होता है। तो इसलिए आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता। इसी तरह थिकनेस पर भी डिपेंड नहीं करता, सही है। अब थिकनेस पर किस तरह डिपेंड नहीं करता, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो जब भी आप एक कंडक्टर, हम अक्सर जो नहीं है जो कैपेसिटर है वो किस चीज़ से बनाते हैं, उसको हम कंडक्टर से बनाते हैं, इंसुलेटर से नहीं बनाते, कंडक्टर से बनाते हैं। जो कैपेसिटर को किससे बनाते हैं, कंडक्टर से बनाते हैं। जब आप कंडक्टर को चार्ज करते हो ना, कंडक्टर को जब भी आप चार्ज करते हो तो तमाम का तमाम चार्ज क्या होता है, सरफेस ही पर क्या होता है, अपेयर होता है। सरफेस ही पर क्या होता है, तमाम के तमाम चार्ज सरफेस ही पर अपेयर होता है। इनसाइड जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, वो जीरो होती है, इनसाइड चार्ज अपेयर नहीं होता। तो इसलिए जब आप एक कंडक्टर को चार्ज करते हो तो तमाम का तमाम चार्ज आउटसाइड सरफेस पर ही अपेयर होता है। अगर आपने इसके थिकनेस को क्या क्या बढ़ा दिया, लेट सपोज दो प्लेट है ना, अगर आपने दो प्लेट के थिकनेस, लेट सपोज ये प्लेट है ना, ये इस तरह एक प्लेट है, सही, ये क्या है, इसका आउटर सरफेस है। अगर आपने इससे पीछे से इसका थिकनेस फुल बढ़ा दिया इस प्लेट का, तो चार्ज बिल्कुल तो इसके सरफेस पर अपेयर होगा, इसकी थिकनेस इनसाइड अपेयर कभी भी नहीं होता है चार्ज। जब आप एक कंडक्टर को चार्ज करते हो तो सारा का सारा चार्ज जो चार्ज होता है वो क्या होता है, सरफेस ही पर अपेयर होता है। तो इसलिए उसकी थिकनेस अगर आपने बढ़ा भी दी तो अंदर वो चार्ज अपेयर होता ही नहीं है कंडक्टर में। वो सारा जब आप चार्ज करते हो किसी भी कंडक्टर को तो सारा का सारा चार्ज आउटसाइड ही अपेयर होता है, आउटसाइड क्या होता है, अपेयर होता है। तो इसलिए थिकनेस पर डिपेंड कैपेसिटर नहीं करता। जितनी भी आप थिकनेस को बढ़ाओगे तो इसका मतलब ही नहीं ज़्यादा चार्ज उस पर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जब आप कैपेसिटर को चार्ज करोगे तो वो चार्ज सारा उसके सरफेस पर अपेयर होगा, इनसाइड अपेयर नहीं होगा। अगर आप इसकी थिकनेस को कम भी करोगे, बढ़ा भी होगे, तो चार्ज फिर भी वही सरफेस पर ही रहेगा, अंदर चार्ज नहीं जाएगा। तो इसलिए थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है कि याद रखना है कैपेसिटेंस इन अ मीडियम हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा इन अ कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम। याद रखना जब भी आप कैपेसिटेंस फाइंड करोगे, अगर जो कैपेसिटर है उस दोनों प्लेट के दरमियान आपने मीडियम यूज़ किया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको अभी बता भी दिया कि मीडियम के आने से कैपेसिटेंस हमेशा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि कैपेसिटेंस इन अ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इससे पिछले अगर आपने कूलम लॉ में आपने देखा था, वहाँ पर मैंने बताया था कि फोर्स इन अ मीडियम इज लेस देन फोर्स इन अ वैक्यूम। वहाँ पर मैंने ये रिलेशन बताया था। मैंने क्या बताया था कि फोर्स जब भी मीडियम आप दो चार्जेस के दरमियान मीडियम यूज़ करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए जब दो चार्जेस के दरमियान क्या होगा, वैक्यूम होगा, तो फोर्स हमेशा ज़्यादा आएगा। मगर इस केस में क्या है, रिवर्स है। जब कैपेसिटर के दरमियान आप मीडियम, मतलब कैपेसिटर के प्लेट के दरमियान आप मीडियम यूज़ करोगे तो कैपेसिटेंस इन अ मीडियम ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम। मगर फोर्स का केस क्या है, अलग है। फोर्स इन अ वैक्यूम ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू फोर्स इन अ मीडियम। तो ये आपने याद रखना है। अब कैपेसिटेंस सिंपल कुछ क्वांटिटी, अगर मैं आपसे पूछूं कैपेसिटेंस स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अब यहाँ पर अक्सर आपसे एग्जाम में इसके ग्राफ्स पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, इसके ग्राफ्स पूछे। मैं यहाँ पर ग्राफ्स, मैंने कुछ ग्राफ्स बनाए, सिर्फ 5 ग्राफ बनाए। पहले क्या है, कैपेसिटेंस और चार्ज के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा, मैं किस तरह रिलेशन ड्राइव करूँ। मैंने अभी आपको बता दिया कि कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है, थिकनेस पर डिपेंड नहीं करे। जब कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा तो ग्राफ क्या आएगा, बिल्कुल इस तरह आएगा। कैपेसिटेंस का ग्राफ क्या आएगा, पैरेलल टू चार्ज एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब चार्ज पर वो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। कैपेसिटेंस अगर कम भी हो जाए तो चार्ज क्या है, चार्ज अगर बढ़ भी जाए तो कैपेसिटेंस क्या है, लेट्स सपोज कैपेसिटेंस इस पॉइंट पर क्या है, 2 फेरेड, तो चार्ज के बढ़ने से कैपेसिटेंस क्या होता है, उसी पॉइंट पर 2 फेरेड ही पर खड़ा है। चार्ज I1 के बढ़ भी रहा है, चार्ज बढ़ भी रहा है, आगे जा रहा है, मतलब चार्ज बढ़ रहा है। इस पॉइंट पर लेट सपोज अगर इस पॉइंट पर चार्ज क्या है, 1 कूलम, इस पर 2 कूलम, इस पर 3 कूलम, मगर कैपेसिटेंस वही 2 फेरेड है। कैपेसिटेंस क्या है, 2, चार्ज बढ़ रहा है। तो चार्ज के बढ़ने का मतलब क्या है, पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। तो दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो रेशियो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, कैपेसिटेंस वही 2 फेरेड आएगा। तो इसलिए चार्ज बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस वही 2 फेरेड। तो इसलिए कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। इसी तरह कैपेसिटेंस पोटेंशियल पर डिपेंड करता है या नहीं। तो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का ग्राफ किस तरह आएगा, यहाँ पर पोटेंशियल, उसका ग्राफ भी क्या आएगा, लीनियर आएगा। कैपेसिटेंस भी पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर यहाँ पर मैं फिर से दे रहा हूँ, अगर जो कैपेसिटेंस है वो 3 फेरेड है, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फेरेड। अगर आपने पोटेंशियल यहाँ पर क्या है, 1 वोल्ट
यहाँ पर 2 वोल्ट हो गया, यहाँ पर 3 वोल्ट। मैं सपोज कर रहा हूँ पोटेंशियल 1 2 3, पोटेंशियल बढ़ रहा है मगर कैपेसिटेंस उसी पॉइंट पर खड़ा है, क्योंकि अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो आपका रेशो बताता ना कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो चार्ज भी बढ़ रहा है, दोनों का रेशो कैंसिल करेगा, कैपेसिटेंस रिमेन सेम रहेगा। तो इसलिए ग्राफ क्या आएगा, पैरेलल टू पोटेंशियल। से पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पोटेंशियल आप कह सकते हो। तो ग्राफ क्या आएगा, लीनियर है, लीनियर नहीं आएगा ग्राफ, बिल्कुल इस तरह आएगा। सही है। कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका मतलब ये कि कैपेसिटेंस वोल्टेज पर डिपेंड, पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। सही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कैपेसिटेंस और एरिया के जो ग्राफ वो किस तरह का, अभी मैंने आपको बता दिया कि कैपेसिटेंस और एरिया के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। जब डायरेक्ट रिलेशन आएगा तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा। अगर आपने एरिया को बढ़ा दिया ना तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। सही है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर आपने एरिया को पहले क्या लिया, 2 मीटर स्क्वायर, कैपेसिटेंस क्या था, लेट्स सपोज 2 था। अगर आपने एरिया को 4 किया तो कैपेसिटेंस भी 4 हो गया। अगर आपने एरिया को 6 कर दिया तो कैपेसिटेंस भी क्या हो गया, 6। ग्राफ भी क्या आएगा, ग्राफ भी क्या आएगा, लीनियर आएगा। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कैपेसिटेंस और डिस्टेंस के दरमियान कौन सा रिलेशन है, ग्राफ किस तरह बनेगा, याद रखना यहाँ पर कैपेसिटेंस और डिस्टेंस के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो इसलिए ग्राफ क्या आएगा, कर्व ग्राफ आएगा। सही है। कर्व ग्राफ आएगा। अगर आप डिस्टेंस को कम करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, अगर आप कैपेसिटेंस को क्या करोगे, डिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इनवर्स रिलेशन है। डिस्टेंस को सेपरेशन, डिस्टेंस को बढ़ा दिया प्लेट के दरमियान तो कैपेसिटेंस कम, अगर डिस्टेंस को कम कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इनवर्स रिलेशन, डिस्टेंस ज़्यादा कैपेसिटेंस कम, डिस्टेंस कम कैपेसिटेंस ज़्यादा, इनवर्स रिलेशन। तो ग्राफ भी क्या आएगा, कर्व आएगा। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कैपेसिटेंस और रिलेटिव परमिटिविटी के दरमियान ग्राफ क्या आएगा, वो भी क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा, क्योंकि मीडियम के आने से कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो ये ग्राफ क्या आएगा, ये भी क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा। तो ग्राफ भी आपने याद रखना है। अब यहाँ पर मैंने एक एमसीक्यू लिखा है, याद रखना नेट चार्ज या टोटल चार्ज, या बास बुक में लिखा है रिजल्टेंट चार्ज। तो अगर आ गया टोटल चार्ज, नेट चार्ज या रिजल्टेंट चार्ज ऑन अ कैपेसिटर, वो क्या आएगा, हमेशा क्या रहेगा, किसी भी कैपेसिटर पर नेट चार्ज 0 रहेगा। तो नेट का मतलब क्या है, टोटल या रिजल्टेंट चार्ज हर कैपेसिटर पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब यहाँ पर मैंने एक स्पेशल केस लिखा है कि कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर। याद रखना कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटर होते हैं उसका शक्ल हर मुख्तलिफ किस्म हो सकती है, स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल, हर किस्म के होते हैं। अगर आपने किसी भी स्पेरिकल कंडक्टर का मतलब जो कैपेसिटर है उसका अगर आपने क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो वो फार्मूला क्या होगा, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू रेडियस डिवाइडेड बाय के हमारे साथ क्या था, कूलम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या थी, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ ये मैंने आपको कूलम लॉ में बताया भी था। अब ये रिलेशन किस तरह गया, ये रिलेशन को मैं इस रिलेशन से प्रूव करता हूँ। सही है। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। अगर आपने आउटसाइड द सरफेस पोटेंशियल फाइंड करना हो किसी भी डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज का, सही है, पॉइंट चार्ज, तो वो क्या था, उसकी वैल्यू क्या थी, पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, मैंने आपको बताया भी था कि पोटेंशियल इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई आर। सही, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो इसलिए मैं इस पोटेंशियल की जगह क्या पुट करूंगा, इसका वैल्यू पुट करूंगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो ये क्यू के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये सिंपल, आपने कंफ्यूज नहीं है कि ऊपर स्मॉल क्यू ऊपर लार्ज क्यू, तो यहाँ पर आप लार्ज क्यू भी लिख सकते हो। सही, उसे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो चार्ज के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। सिंपल, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई के डिवाइडेड बाई आर। तो ये आर यहाँ पर डिवाइड है तो ऊपर जाएगा, फार्मूला क्या बन जाएगा, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई के। अगर आपसे पूछे कि किसी भी स्पेरिकल जो कैपेसिटर है ना, अगर आपने उसका आपको रेडियस देकर या आपको कैपेसिटेंस देकर आपसे पूछे कि उसका रेडियस बताओ, सही है, तो आपने कंफ्यूज नहीं है, फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू रेडियस डिवाइडेड बाई कूलम कांस्टेंट। तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। तो आपको पता भी है, इस फार्मूले को मैं एक और तरह भी लिख सकता हूँ ना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना। अक्सर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको कैपेसिटेंस देकर आपसे पूछा कि उसके रेडियस मुझे बताओ। वैसे के की वैल्यू क्या होती है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ आपको कैपेसिटेंस देकर आपसे पूछे कि रेडियस बताओ एक स्पेरिकल कैपेसिटर का, तो फिर आप कंफ्यूज होते कि रेडियस हमने तो कहीं पढ़ा नहीं है, ये का ना डिस्टेंस गिवन है ना कुछ गिवन है, ये फार्मूला कौन सा रिलेशन हम यूज़ करेंगे, तो फिर आपने ये वाला रिलेशन यूज़ करना है। तो इस रिलेशन को मैं एक और तरह भी लिख सकता हूँ ना, के की वैल्यू क्या है, मैंने कूलम कांस्टेंट में आपको के की वैल्यू क्या थी बताई थी। कूलम कांस्टेंट में मैंने मैं इसको अभी क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इस ग्राफ में। कूलम कांस्टेंट की वैल्यू मैंने क्या थी, के किसके इक्वल था, इन अ वैक्यूम, जब के की वैल्यू वैक्यूम में, जब आप कोई मीडियम यूज नहीं करते थे, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू हमारे साथ 1 डिवाइडेड बाई 4 5
एब्सोल्यूट परमिटिविटी ये आ रही थी। तो इसलिए मैं यहाँ पर के की वैल्यू यहाँ पर के की वैल्यू पुट करूँगा। तो इसलिए कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 रेडियस डिवाइडेड बाई के किसके इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई 4/5 एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा रेडियस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू आर, फिर क्या हो जाएगा 4/5 एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सही है। ये इस तरह भी इसका फार्मूला बन जाएगा। अगर लेट सपोज ये फार्मूला दूसरी फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिख लिया तो आपको एक और रिलेशन मिल गया। याद रखना कैपेसिटेंस का रेडियस के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपने किसी भी बड़े रेडियस वाला कैपेसिटर ले लिया तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्मॉल रेडियस कैपेसिटर। तो याद रखना कैपेसिटर का रेडियस कैपेसिटर का नहीं, कैपेसिटेंस का रेडियस के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसलिए एक और ग्राफ यहाँ पर बन जाएगा कैपेसिटेंस और रेडियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कैपेसिटेंस और रेडियस का ग्राफ क्या है, लीनियर आएगा। तो इसलिए इस रिलेशन को भी आपने याद रखना है। अगर लेट सपोज अगर मीडियम आ जाए तो इस फार्मूले को मीडियम की फॉर्म में किस तरह लिखोगे, सिंपल कैपेसिटेंस इन अ मीडियम इज इक्वल टू, मैंने आपको बता दिया जिधर भी मीडियम आ जाएगा आपने सिंपल एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ क्या लिखना है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेशन वापस वही बन जाएगा R4/5 एब्सोल्यूट परमिटिविटी, सिंपल एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ क्या आ जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगा। सही है। इस रिलेशन से भी आपको पता चल रहा है कि कैपेसिटेंस और मीडियम के आने से, कैपेसिटेंस ने मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी मतलब मीडियम के आने से कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब मीडियम के आने से मतलब कैपेसिटेंस इन मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसलिए इस फार्मूले को भी आपने क्या करना है, ज़हन में रखना है। तो यहाँ तक कैपेसिटेंस इन मीडियम का जो कंसेप्ट है वो क्या हो गया, एंड हो गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमने तमाम तर फार्मूले ड्राइव किए थे, हर पॉइंट क्या कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग हमने हर पॉइंट को क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो आपने काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लेक्चर को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। अगर फिर भी कोई पॉइंट मिसिंग हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।